नमस्कार। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खास पेशकश, खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ हमेशा नवाचार करता है। अब तक आपने खास मुलाकात में किसी एक खास व्यक्ति से मुलाकात देखी होगी। आज इस मुलाकात में चार शिल्पकार हैं। चार ऐसे शिल्पी हैं जिन्होंने अपने जीवन में सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर भवनों से लेकर के जिस तरह से बांध बनाए हैं, पुल बनाए हैं और निर्माण कार्यों की ऐसी इबारत पेश की है जिसके चलते कहीं न कहीं सरकार की जो है वो भी गरिमा और गौरव बढ़ा है। जी हाँ, हम बात करें उन ठेकेदारों की, उन शिल्पकारों की जिनकी वजह से आज आप और हम, चाहे बांध से जो पानी आ रहा है वो, या फिर जितने भी बड़े बड़े भवन बने वो, उनके अंदर सुकून का एहसास कर पा रहे हैं। लेकिन अब तक किसी ने उनके दर्द को नहीं जाना। किसी ने नहीं सोचा कि जब निविदा होती है, ठेका लगता है, टेंडर लगता है, तो वो जब धरोहर राशि से लेकर के उस पूरा जब निर्माण कार्य करते हैं, पैसा कहाँ से लाते हैं। टैक्स की दुनिया भर की मार, प्राकृतिक आपदा में बजरी का बह जाना, पत्थरों का चोरी हो जाना, प्राकृतिक आपदा कई प्रकार का नुकसान होना, फिर भी जहर का घूंट पीकर ये ठेकेदार जो है वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। उसके बाद उनका भुगतान अगर वक्त पर नहीं हो पाता है, सरकारें बदल जाती है, भुगतान अटक जाता है, ऐसे में समझा जा सकता है कि वो किस तलवार की धार पर अपना कामकाज करता है। और इसी विषय पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ में 89 ईयर ओल्ड होडल सिंह जी जुड़ रहे हैं, जो सीनियर ठेकेदार है। 57 साल का एक्सपीरियंस है। पूरे राजस्थान में ही नहीं, हिंदुस्तान के कई राज्यों में जिस तरीके से ठेकेदारी का कामकाज पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया, उसकी वजह से आज पहचान है। इसके साथ जुड़ रहे हैं शैतान सिंह जी सांखला। उनका अपना एक अलग ऑरा रहा है, चाहे बांध बनाने से लेकर के दुनिया भर के जो बड़े से बड़े काम, माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर, सब तरह के कामकाज हैं, लेकिन परेशानी से हर कोई परेशान है। अब देखना ये है कि जो नई सरकार आई है वो उनकी परेशानियों को कैसे लेती है, समाधान कैसे निकलते हैं, और जब तक समाधान नहीं निकलेंगे ये ठेकेदार ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। कहते हैं कि फौज में जिस तरीके से फौजी काम करते हैं, कर्नल जनरल काम करते हैं, ये उसी तरह से काम करते हैं। अगर ठेकेदार नहीं हो तो ये जो विकास की तस्वीर है ये सामने आ ही नहीं सकती। जी हाँ, शुरुआत करते हैं होडल सिंह जी। होडल सिंह जी, ठेकेदारी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या रहती है, क्योंकि आपको शिल्पकार कहा जाता है, किस तरह की चुनौती इस वक्त आपको सामने आ रही है? ठेकेदारी में क्या है, पहले जो सिस्टम था वो बहुत इजी था और ट्रैफिक बहुत कम था। आज जो ट्रैफिक के हिसाब से ये एस्टीमेट तैयार नहीं करते हैं। जब ट्रैफिक के हिसाब से अगर एस्टीमेट नहीं करते हैं और उसमें 5 साल जो है गारंटी दे देते हैं, तो 5 साल की गारंटी को जब तक उसमें आप हलवा बनाओगे तो उसमें अगर घी और वो जो है बादाम वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं डालोगे ना, तो वो कैसा बनेगा। तो ठेकेदार को तो बांध दिया, और कंप्लीट होने के बाद में 1 महीना में बिल फाइनल होना चाहिए। जब एक साल तक फाइनल नहीं होता है तो उसके लिए ठेकेदार की जो धरोहर राशि है वो पड़ी रहती है, वो काम नहीं आती है। तो मार्केट से पैसा लेके ब्याज में खर्च होता है, तो ठेकेदार परेशान होते हैं। एक क्या है, एग्रीमेंट में मतलब जो है आर्बिट्रेशन का क्लोज नहीं है और एक्सलेशन का, ये ज़रूरी है। 57 साल का एक्सपीरियंस है, कई राज्यों में आपने कामकाज किया है, लेकिन अभी जो तस्वीर बदली हुई है, आपके पास अगर पैसा नहीं भी है, आप पैसे की व्यवस्था करके सरकार का काम करते हैं, लेकिन अगर वापस अगर भुगतान की बात करते हैं तो 3-3 साल तक भुगतान अटक जाता है, तो फिर घर कैसे चलता है, क्योंकि आप कहाँ से उधार लाते हो, लोन कैसे चुकाते हो? लोन तो मतलब मजबूरी में लोन, फिर लोन किसी से लेना पड़ता है, या भाई से मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो बैंकों से। पहले तो लोन भी नहीं मिलता था, आज की तारीख में तो लोन मिलता है तो ब्याज लगता है। तो कमाते क्या है, कमर टूटती है। मतलब क्या है, ये तो इधर से लिया उधर किया, इधर से लिया उधर किया। तो मतलब क्या है कि जो बेनिफिट कॉन्ट्रैक्टर को मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, समझे सर। अब जीएसटी बढ़ा दी 6%, तो इनको पे करना चाहिए ना भाई। कोई चीज़ आपने बढ़ा दी है, सरकार ने बढ़ाई है, दूसरे किसी ने नहीं बढ़ाई, तो फिर क्या नहीं। और जब वैसे भी राजस्थान में तो अब डबल इंजन सरकार है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे सेंट्रल से लाओ और चाहे यहाँ से करो। तो कॉन्ट्रैक्टर को 4-4 महीना हो गए, पेमेंट ही नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, और जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ तस्वीर दूसरी है। वहाँ कहते हैं कि जो ठेकेदार काम करते हैं उनको उल्टा 18% जीएसटी जो डिपार्टमेंट वो देते हैं, और आपको ये जीएसटी आपको नहीं, एनएचआई में दे रहे हैं 6%, यहाँ स्टेट में नहीं दे रहे। कारण क्या, आप क्या कारण मानते हैं?
कारण क्या है? अब ये ना कि जो है ये जाना है, देना चाहिए ना भाई। तो आपने ही तो बढ़ाया है ये भाई। जीएसटी जो है काट रहे हो आप, दे नहीं रहे हो, या पुराने टेंडर पर क्यों वसूल कर रहे हो? नए पर लो आप। अब कोई चीज़ चेंज हो गई, उसको आप पे कर नहीं रहे हो तो क्यों काट रहे हो? सत्ता सिंह जी कैसे देखते हैं आप, चूंकि लंबे समय से आप भी ठेकेदारी में हैं, लेकिन आप माफ़ करना, लेकिन ठेकेदारों पर आरोप लगते हैं सड़क बह जाती है, पुल टूट जाता है, जिम्मेदार ठेकेदार को बताया जाता है। तो क्या वाकई ठेकेदार जिम्मेदार होता है? क्योंकि जहां बजरी की जगह मिट्टी आ जाती है और कई बार कंकरी की जगह बजरी आ जाती है, तो हम अगर अपनी सुविधाओं की बात करें, लेकिन उससे पहले अगर ठेकेदार अपने खुद गिरेबान में जाकर देखे तो क्या वाकई नमक जितना होता है या आटे जितना हो जाता है? नंबर 1, एक तो टाइमली भुगतान नहीं होता, फिर ठेकेदार को बदनाम किया जाता है। ऐसी कंडीशनें हैं अनुबंध के अंदर जो ठेकेदार को एक तरफा बांध रखी है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई मामले एस्टिमेट बनने से पहले उनको भूमि अवाप्ति करनी पड़ती, वो होती नहीं है, मामला विवादित होता है। फिर हम आर्बिट्रेशन के आर्बिट्रेशन का हमारा जो क्लॉज है उन्होंने ख़त्म कर दिया। स्टैंडिंग कमेटी में जाते हैं, पैसा जमा कराते हैं, फिर भी इससे सरकार का पक्ष वो रखते हैं और हमारी सुनवाई होती नहीं है। फिर हम एक मनी सूट करके कोर्ट में पैसा जमा कराना पड़ता है, तो उसका 8-10% जितनी भी क्लेम है उसका पैसा जमा कराना पड़ता है। तो पैसे की एक इतनी बड़ी क्राइसिस है। ठेकेदार को बदनाम करते हैं तो उसके पीछे कई कारण दूसरे भी हैं जिनकी कोई निजी स्वार्थ अधिकारियों का, वो सबसे बड़ा कारण होता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जैसे जीएसटी का मामला मैटर है, मैंने कई बार उठाया भी है, लिखा भी है, राज्य सरकार से अनुरोध भी किया है कि भाई आपने पहले 12% जीएसटी थी, उसको बढ़ा के 18% कर दी है। तो जीएसटी में ऐसी कई विसंगतियां हैं, उसको दूर करना चाहिए। अन्य राज्यों में जैसे है वो सरकार खुद पे करती है, तो उसको अपने राज्य सरकार से और मेरी माननीय केंद्रीय मंत्री निर्मला जी से भी विनम्र करवत अनुरोध है कि इस पर विसंगतियों को दूर करें, उन पर विचार करें। लेकिन विसंगति एक नहीं, खूब सारी है। तो आपको नहीं लगता कि हम एनआरआई के लिए तो एकल खिड़की बनाते हैं कि एक खिड़की पे आ जाओ आपके सब काम हो जाएंगे, जेडीए में जाते हैं एकल खिड़की है, नगरीय में जाते हैं एकल खिड़की है। आपको नहीं लगता ठेकेदारों के लिए एकल खिड़की, भुगतान की बात हो, आप अगर कोई क्वालिटी की बात हो या किसी का कोई जांच करानी हो, आपकी कोई समस्या हो, तो क्या एकल खिड़की की व्यवस्था सरकार नहीं कर सकती? मैं तो राज्य के मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगा, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से भी अनुरोध करूंगा, फिर इरिगेशन मिनिस्टर से भी अनुरोध करूंगा कि वो एक अलग से कार्यशाला रखें, मीटिंग करें ठेकेदारों की और अपने अलग अलग मुद्दों पर बात करें। सबसे बड़ी जीएसटी में राहत देवें और आर्बिट्रेशन में राहत देवें, एग्रीमेंट में थोड़ा बदलाव करें, एक तरफा एग्रीमेंट नहीं हो, तो उससे क्या ठेकेदारों की मनोबल बढ़ेगा, कार्य की गुणवत्ता की जाती है। ऐसा कोई ठेकेदार नहीं है जो कार्य की गुणवत्ता 98% ठेकेदार पूरे करते हैं, क्यों? उनकी 5 साल तक की डिफेक्टिव लाइबिलिटीज का पीरियड है। गुणवत्ता से कोई 1-2 ठेकेदार नहीं करते, हम सबका तो नहीं कह सकते, नहीं करते तो वो भुगतते ही हैं, उसकी ज़्यादा लाइफ व्यवसाय की अच्छी नहीं होती है। वोडर सिंह जी, आपको लगता है कि कुछ जो ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड होते हैं या हुए हैं वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि 1-2 लोगों की वजह से पूरा तालाब खराब हो जाता है? काम कर रहा है, उसको पेमेंट नहीं होगा तो क्या करोगे? कि आपके पेनल्टी लगा जाएगी तो पेनल्टी भी लग जाती है, तो पेमेंट नहीं हो पाता है। 4-4, 6-6 महीने पेमेंट नहीं हो, जब का हर महीने का कायदा है पेमेंट होना चाहिए और एग्रीमेंट में क्लोज होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो उसमें एक्सेलेशन का क्लोज होना चाहिए, भाई इंटरेस्ट देना चाहिए। तो ये समस्या है, तो फेल हो जाते हैं तो उनको फिर क्या है, मतलब जो है ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, उनकी जो धरोहर राशि है उसको जब्त हो जाती है, तो परेशानी होती है। लेकिन पहले आर्बिट्रेशन का सिस्टम था, आपको लगता है वो ठीक था? उसमें जब सिस्टम था तब क्या फ़ायदे थे और नुकसान क्या भी जब नहीं है? आर्बिट्रेशन का होना जरूरी है, क्यों? मान लो अगर डिपार्टमेंट पेमेंट नहीं कर रहा, डिले कर रहा है, फाइनल नहीं कर रहा, तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा? सब उसकी क्या कहाँ गलती है? भाई आप पेनल्टी लगाने, डिले होता है पेनल्टी लगाने के लिए तैयार हो और वो बिफोर भी काम कर रहा है तो वो भी होना चाहिए। 2% एक्लेशन मिलना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर को। लेकिन सुना है कि ठेकेदारों की नींद हमेशा उड़ी हुई रहती है, पता नहीं पीडब्ल्यूडी के किस अफसर का फ़ोन आ जाएगा, जल संसाधन के किस अफसर का फ़ोन आ जाएगा, कई प्रकार की बेगारियां निकालनी पड़ती है, डर रहता है। अब आप जिस तरीके से ठेकेदार कामकाज करते हैं और ऐसे में उनके जो लाल फीता सही कह दें, भ्रष्टाचार कह दें, आपको लगता है कि उसका भी बोलबाला इस ठेकेदारी प्रथा के कारण? कोई अगर इस तरीके के हमसे बात करे, हम तो उससे बात ही नहीं करते। हम तो काम का पूरा ध्यान रखते हैं और ठेकेदार को काम तो करना ही है। मान लो कोई भी जो है नहीं करेगा तो उसको परेशानी होना पड़ेगा।
लेकिन इसको एस्टीमेट को और इसको बीएसआर को चेंज करना डिपार्टमेंट का काम है, और एग्रीमेंट में क्लोज होगा तो डिपार्टमेंट भी ध्यान रखेगा कि भाई इसको जल्दी डिस्पोजल करें, फाइनल करें, इसकी अनस मनी दे दें, नहीं तो पड़ा रहता है। अब मान लो 4 अफसरों का एक पे चार्ज हो जाता है, वो ओवरलोड हो जाता है तो डिस्पोजल नहीं होता है, पड़ा रहता है। चाहते ठेकेदारों को अधिकारी काम दे देते हैं। परेशानी तो होती है ही ना। जैसे मान लो कि आप पे लोड ज़्यादा हो गया तो कितनी जगह जाओ, क्या करोगे। अब जैसे यहाँ एडिशन चीफ नहीं है, प्रमोशन कर दिए एसी के, अब 2 महीना सीट पे ही बैठे हैं। लेकिन आपको लगता है कि जो नियम बनाए हैं उनको रिव्यू करने की जरूरत है, या नियमों में सरलीकरण के लिए कैंप लगाकर? पहले ऑलरेडी थे, एक्सेलेशन का भी था और आर्बिट्रेशन का भी था, तो एग्रीमेंट में था, जो भी बनती है ना ये शेड्यूल सब में था, अब हटा दिया है। और उसमें है, NHI में है, दूसरे सूबों में है, यहाँ राजस्थान में नहीं है। इतना मेहनत करने के बावजूद इतने जब कामकाज आते हैं, घर कैसे चलता होगा, परिवार कैसे चलता होगा, लाइबिलिटीज कितनी होती होगी, कितना सरदर्द होता होगा कि कितना चुकाना है, और जब 5 महीने 6 महीने जब भुगतान नहीं होता है तो स्थिति क्या होती है? ठेकेदार एक ऐसी चीज है, वो पत्थर छाती पे लेकर बैठा रहता है, उसके परिवार की चिंता नहीं रहती उसको एक ही मिशन होता है कि सरकार का काम सही टाइमली पूरा हो। STP 7 दिन के अंदर मिलनी चाहिए, 6-6 महीने तक नहीं मिलती है, तो ऐसे में हमारा टाइम पीरियड जो कॉन्ट्रैक्ट का वो भी निकल जाता है, और पेनल्टी के लिए हम परेशान होते हैं। तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, इस पे राज्य सरकार को चाहिए कि इस पर पुनर्विचार करे। ये जो माइनिंग और रॉयल्टी है, इसको लेकर के भी सुना परेशानी चल रही है। ठेका लेते ही पहले तो अपन को उसकी परमिशन माइनिंग से लेनी पड़ती है कि भाई हमारे को ये खनन यूज में लेना है। अब माइनिंग डिपार्टमेंट उसकी परमिशन ही नहीं देता है तो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो ही नहीं सकता। और जो भी नियम है, कानूनी है, उसमें शिथिलता लाएं और माइनिंग की STP जल्दी देवे और GST में सुधार करें, जिससे क्या है अन्य राज्यों के अंदर जैसे है वो ठेकेदारों को अलग पे करते हैं GST, उसी सिस्टम पे इनको भी करना चाहिए। तो देखा आपने, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। बड़ी बात यह है कि हर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में होता है। कोई घर की परेशानी से परेशान है, कोई नौकरी से परेशान है, कोई हारी से परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है। ठेकेदार भी उसी समाज का एक अंग है। उस ठेकेदार को अगर नहीं समझा तो धीरे धीरे कुछ ठेकेदार अपना व्यवसाय चेंज कर लेंगे, या जो आएंगे वो क्वालिटी गुणवत्ता के साथ फिर मजाक बनाएंगे। और जिस तरीके से एक भरोसे के साथ सरकार काम देती है, उस भरोसे के साथ अगर समय पर भुगतान हो, अनावश्यक टैक्स नहीं हो और उनके नियमों में सरलीकरण हो, तो सोने पे सुहागा हो सकता है। लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर ठेकेदारों का अपना सच क्या है, क्यों ठेकेदार परेशान है, कौन परेशान कर रहा है, किस रूप में परेशान कर रहा है, ये परेशानी सरकार कैसे ठीक कर सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, उन सवालों को जवाब जानेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे राजस्थान के ठेकेदारों की। वो ठेकेदार जो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके गुणवत्ता और क्वालिटी का काम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जब ग्रसित होते हैं, परेशान होते हैं, तो अब ठेकेदार को बाय बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। कई ठेकेदारों ने काम छोड़ दिया है। सवाल यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में कोई ऐसा नियम बनाए जिससे कि सभी ठेकेदार जो हैं वो सरल नियमों के माध्यम से अच्छा काम कर सकें। चोरियां इसलिए होती है क्योंकि बोझ ज़्यादा होता है, और ऐसे में कई ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड भी होते हैं। तो कई ऐसे अधिकारी हैं, कई ऐसे डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए ठेकेदार को गलत काम करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। जिनको लालच होता है वो गलत राह पकड़ लेते हैं, मगर जो सही राह वाले होते हैं वो नियमों के चक्कर में अटक भी जाते हैं। स्थिति यहाँ तो कई ठेकेदार ऐसे हैं जो साफ कहते हैं कि हमारे तो कपड़े तक उतर गए। और बड़ी बात यह है कि अगर बड़े बड़े विकास के काम ठेकेदारों पर आंख बंद करके विश्वास करके कराए जाते हैं, तो इसका मतलब कुछ तो उनके अंदर पोटेंशियल है, पुदीना है ही। इस वक्त पूनम बिश्नोई जो है वो सीनियर ठेकेदार है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ में जो अंकुर चौधरी हैं वो युवा ठेकेदार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे बात करें उससे पहले एक बात जाननी ये ज़रूरी है कि सरकारें बदलती हैं,
तो ठेकेदारों को भुगतान क्यों अटकता है? सरकारों में चहेते ठेकेदारों को चांस क्यों मिलता है? जब बारिश आती है सड़कें क्यों बह जाती हैं? आखिर ठेकेदार जिम्मेदार है या अधिकारी? उन्हें जो ब्रेक के बाद में उसी सिलसिले में शुरुआत करता है। मनोज जी, जो सड़कें आप लोग बनाते हैं वो बह जाती हैं, अब नेता लोग कहते हैं कि साहब सड़कें बह गई है, जनता परेशान है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो इनका स्पेसिफिकेशन है वो पूरा सही नहीं है जी। आज पूरा ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। एक जगह पानी भरा हुआ रहेगा और गाड़ियाँ निकलेगी तो डमर और पानी के बर्तन नहीं है, टूट जाती है। और कुछ जगह हैवी ट्रैफिक की वजह से, जैसे ये रोड डिज़ाइन करते हैं 12 टन 15 टन की गाड़ियों का, जो कि पिछले 40 सालों से यही प्रैक्टिस चल रही है, जबकि अब की वर्तमान समय में ट्रकें की कैपेसिटी हो गई 80 टन 100 टन और मल्टी एक्सेल हो गई गाड़ियाँ। इस वजह से, और जहाँ पानी का भराव रहता है उसमें ट्रैफिक चलेगा तो रोडें टूटती है। एक मुझे आपको नहीं लगा कि ये जो इम्पोर्टेंट इशू है, बार बार सड़क टूटती है, आपने कभी सरकार का दरवाजा खटखटाया? क्या न्यायालय का दरवाजा खटखटाया? क्या अधिकारियों को इस बात को समझाने की कोशिश की? आप हजारों की संख्या में ठेकेदार हैं, अगर आप अपनी बात को तरीके से रखते तो आपको नहीं लगता कि ये चीजें पता लगती तो ड्रेनेज सिस्टम भी ठीक होता? और कम से कम ये जो सवालिया निशान ठेकेदारों पर लगता है वो तो नहीं लगता? हमने बार बार कई प्लेटफॉर्म पे कही, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सुनवाई हुई नहीं। लेकिन अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, आपने कहा कि हमारे तो कपड़े उतरने तक की नौबत आ गई। आखिर ठेकेदारों की परेशानियां क्या है? परेशानी ये है कि पहले तो काम करते हैं तो समय पे भुगतान नहीं होता है, उसके बाद में जीएसटी की इतनी मार है कि 18% जीएसटी हम वहन नहीं कर पाते, कारण कि हमको इनपुट सिर्फ डामर और स्टील और सीमेंट पे मिलता है, जबकि कच्चे काम और डीजल का रोल 50% से ज़्यादा है काम में, पार्ट में। तो डीजल पे हमारे जीएसटी इनपुट मिलता नहीं है, बाकी मिट्टी और वुड के कार्यों पे मिलता नहीं है। तो उस वजह से हमारा मैक्सिमम हिस्सा वापस जीएसटी भरने में ही चला जाता है, जिससे कि हमारे पास बचने के लिए कुछ भी पैसा नहीं रहता है। लाइबिलिटी क्लियर भी नहीं हो पाती है पूरी। जीएसटी बहुत बढ़ा थी, पहले 12% थी जब तक ठीक था, जब से 18% की है ठेकेदारों की कमर टूट गई है। अंकुर जी, खूब सारे फील्ड थे, आप दिखते भी ठीक ठाक हैं और कोई मॉडलिंग में चले जाते हैं। ये ठेकेदारी आपके पिताजी बीपी चौधरी जो खुद परेशान हैं, भुगतान हो नहीं रहा है, आखिर ये क्षेत्र क्यों चुना? और जब चुन लिया है तो क्या पछतावा? पछतावा नहीं कहूँगा सर मैं, मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट यही रहा। परिस्थितियाँ कभी कभी आपको जुड़वा देती है, वो वाली बात है। तो स्टार्टिंग से मैं इस फील्ड से थोड़ा इंक्लाइंड था। पछतावा नहीं है, बट कुछ मुद्दे हैं जो हम लोग उठा रहे हैं सर। एक सर, हमको जब भी टेंडर मिलता है उसमें ये लिखा हुआ होता है कि जब तक आपको माइनिंग से परमिशन नहीं मिलेगी, हमको एक शॉर्ट टर्म परमिट लेनी होती है। जैसे मेरा 1 साल का काम है सर, तो 1 साल के लिए मैं जो सरकारी खनिज है वहाँ से मैं मटेरियल आके अपनी रोड बना सकता हूँ। तो उसमें भी इन्होंने सर अब ईसी का, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का एक वो डाल दिया है कि आपको उसके लिए ईसी लानी पड़ेगी। अब ईसी की सर जब आप प्रक्रिया देखेंगे तो वो प्रक्रिया अपने आप में 1-1.5 साल की है, और उसमें लिखा हुआ होता है अगर आप बिना ये एसटीपी के आप काम चालू करेंगे तो हम वो अवैध मानेंगे। बट जो ठेकेदार जो 1 साल के लिए माइनिंग कर रहा है, 1-1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, जितना भी उसका है, उसमें भी आप ईसी लगा देंगे तो कैसे काम करें? लेकिन अंकुर जी, आपको लगता है हिंदुस्तान में खूब सारे राज्य हैं, अलग अलग ठेकेदार हैं, अलग अलग कल्चर है, लेकिन काम वही ठेकेदार करते हैं, वही अधिकारी करवाते हैं, वही पैसा रोटेशन होता है, तो फिर आप अलग क्या डिमांड करें? क्या अन्य राज्यों में व्यवस्था अलग है या अलग व्यवस्था है? ईसी का ये हर जगह है कि आपको काम से पहले ईसी लानी पड़ेगी। तो ये एमपी में भी है, यूपी में भी है, सारे राजस्थान में भी है सर। और राजस्थान में तो प्रक्रिया और लंबी है सर, 1-1.5 साल लग जाता है हमको सिर्फ एक इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लाने में, जिससे हमको सिर्फ 6 महीने में पत्थर निकालना और वो रोड बनाना। आपको लगता है ये जो सरकारी काम जितने लेट होते हैं, क्या उनकी ये जो नियम आड़े आते हैं वो एक बड़ी वजह है? 100% बड़ी वजह सर, 100%। अगर 1 साल मेरे को ईसी माइनिंग में लग रहा है, माइनिंग डिपार्टमेंट से ईसी लाने में, तो काम तो वैसे ही लेट हो गया सर। तो ये जो बाकी जो चीज़ें हैं सारी, माइनिंग की परमिशंस हुई, इनको थोड़ा सरलीकरण करके इनकी अवधि कम की जाए, जिसमें हम लोग इतना इन्हीं में ना हो रहा है। पूरी जी, सड़क आप बनाते हैं, आपकी सड़क और की सड़क बह जाती है, बारिश आती है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, खड्डे, परेशान लोग परेशान होते हैं। आप भी अपने जब युवावस्था में होंगे तो आप भी गालियाँ निकालते होंगे सरकार को या अधिकारियों को, ठेकेदारों को, ये क्या कर दिया। आज जब सड़कें बना रहे हैं, लेबोरेटरी मौके पे होती है, जांच भी होती है, आपको लगता है कि ऐसा गलत काम जो ठेकेदार करते हैं वो ब्लैक लिस्टेड होते हैं या उनको सजा मिलती है या उनको पेनल्टी लगती है? होता है, ब्लैक लिस्ट भी करती है गवर्नमेंट, जिसके पार्ट में कमी रहती है, कॉन्ट्रैक्टर के पार्ट की वजह से ये रोड टूटी है तो उनको करते भी हैं। जैसे अब की बार बारिश आ रही है,
तो इसमें ठेकेदार का क्या कसूर है? एकदम रात में 14 इंच बारिश हो जाती है तो ज़मीन पानी झेल भी नहीं पाती है, तो सड़क का क्या कसूर है? बात करें सड़कों के क्वालिटी की, गुणवत्ता की, बांध भी बनाते उसकी बात करें, भवन बनाते उसकी बात करें, तो आपको लगता है कि जो मॉनिटरिंग की जाती है उसमें आपकी ये जो परेशानी वाले जो पहलू हैं, परिस्थितियां हैं, उनको शामिल नहीं किया जाता कि कहीं कोई रियायत हो और जो कि उल्टा पेमेंट लेट हो जाता है, सरकार बदल जाती है, आप चक्कर काटते हो तो लोन पर लोन, ये जब लेते हो तो इस व्यवसाय से फिर निकलने का मन करता है? मन तो करता है, लेकिन अब दूसरे भी जामे का हमने यही धंधा सीखा है, हमारे पास संसाधन भी इसी संबंधित है, तो पूरे उनको साधनों को पूरा कबाड़ा करके फिर दूसरे धंधा करना भी आज के समय में मुश्किल है जी। किस तरह की डिमांड्स जो है सूबे के मुखिया से आपकी है? हमारी यही है कि एक तो भुगतान सही हो जाए और एक जो हमारा रोड का स्पेसिफिकेशन है जो पिछले 40-50 सालों से चल रहा है उसमें चेंजेज होकर उच्च गुणवत्ता का लिया जाए। जैसे हमारा GSB है, उसकी अच्छी क्वालिटी हो और अच्छा थिकनेस हो, वापस उसके ऊपर WMM करते हैं, उसकी भी थिकनेस करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर डामर करते हैं, उसकी भी 3 इंच की 2 लेयर होनी चाहिए, जबकि अभी ये 20 mm कराते हैं, क्योंकि अब ट्रैफिक आज से 40 साल में हज़ारों गुना ट्रैफिक बढ़ गया और हज़ारों गुना उनकी कैपेसिटी बढ़ गई साधनों की। पहले एक गाड़ी 5-7 टन लेके जाती थी, अब गाड़ी ले जाती है 80-100 टन। तो रोड तो वही है, बाहर तो झेलने वाली। तो इसलिए हमारे सूबे से यही मुख्य से निवेदन है कि उच्च गुणवत्ता के स्पेसिफिकेशन लें और भुगतान और ये माइनिंग संबंधित परेशानी दूर हो जाए तो हम अच्छा आराम से काम कर सकें। विष्णु जी, आपकी जाति के खूब सारे नेता हैं, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, अनेक पार्टी की हम बात नहीं करें, लेकिन आपको लगता है कि आप किसी के चहेते हैं, आपको अपने चहेते होने का कभी फायदा मिला, लाभ मिला? कुछ नहीं साहब, हमारे तो ये काम है, काम तो लेके करना ही पड़ेगा। हमको तो टेंडर भरना है, रेट हमारी पहले ही डाल देते हैं, कोई ऑनलाइन टेंडर है, उसमें काम करना नेता का उसमें कोई रोल नहीं है। कई ठेकेदारों के टेंडर इसलिए फेल हो जाते हैं या उनको प्रक्रिया आती ही नहीं है। अब जमाना ऑनलाइन का, कंप्यूटराइजेशन का है, तो आपको लगता है कि एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है, एक ट्रेनिंग करने के साथ में ठेकेदारों को अगर इस बारे में जागरूक किया जाए तो पारदर्शिता आ जाएगी? ठेकेदार इतने पढ़े लिखे नहीं है, जो हमको दूसरे ऑफिस में जाके टेंडर भरवाना पड़ता है और उसमें भी कई आनंद फानंद में भरते हैं तो कमियाँ रह जाती हैं, फिर हम उससे बाहर हो जाते हैं बिड से। अंकुश जी, जब आप पढ़ते थे तो आपको लाल फीताशाही से बड़ी कोफ्त थी कि यार पैसा लेके कोई काम करता है क्या, बड़ा दुख होता था। आपको लगता है कि अब अपना ठेकेदारों को भुगतान निकलवाने के लिए भुगतान करना पड़ता हो अंडर टेबल, आउट टेबल, किसी और तरीके से, तो काफ़ी कुछ पैसा तो उस लाल फीताशाही में या कोई आपको ठेका दे रहा है या कोई ठेका मॉनिटर कर रहा है या आपकी क्वालिटी गुणवत्ता की जाँच कर रहा है, तभी आपको कहीं कुछ ये सब सिस्टम को अलाउ करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। मेरे को सर एक प्रोजेक्ट जो मिला है, मेरे को उस ड्यूरेशन में उसको फिनिश करके देना है। अब जो भी सिस्टम है, आई हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। अगर जो बिल का जो प्रोसेस है उसमें टाइम लगेगा तो वो तो प्रक्रिया से मेरे को गुजरना पड़ेगा, बट लाल फीता वगैरह ये मैंने एक्सपीरियंस तो नहीं किया है सर। आप क्या देखते हैं, एक यूथ है, सरकार से उम्मीदें होती हैं, शासन प्रशासन से उम्मीद है, किस तरह से आप बदलाव चाहते हैं, किस उम्मीद आपको सरकार से? सर मैं चाहता हूँ थोड़ी पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए जो कि बैलेंस्ड रहे, गवर्नमेंट की और कॉन्ट्रैक्टर्स की दोनों तरफ से एक बैलेंस मेंटेन हो। मतलब अनफेयर पॉलिसीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे GST की बात करी सर ने, तो 12 से 18% कर दिया है, अब 12 से 6% वो चीज़ बढ़ गई है सर। तो 6% का मेरे को BSR में उसमें कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है हर साल, जो कि BSR बढ़नी चाहिए। आज जो रोड में मान लो कुछ क्वांटिटी है जो कि 1000 क्यूबिक मीटर उसकी रेट है, तो उसकी नेक्स्ट ईयर एटलीस्ट 10%, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है सर, इन्फ्लेशन इज़ इंक्रीजिंग, वी आर सीइंग द इन्फ्लेशन फिगर, उस हिसाब से BSR बढ़ नहीं रही है, तो उस BSR पे कोई काम नहीं करता। आप देखिए बाकी स्टेट्स में देखो सर, आप MP की BSR लो, आप असम की BSR लो, आप UP की BSR लो, राजस्थान में अगर आप बाकी अदर सिटीज़ की BSR लो, आप उदयपुर की BSR लो, सबकी BSR यहाँ से 15 to 20% एस्केलेटेड है। तो रीज़न वही है सर, MP की गवर्नमेंट की एस्केलेटेड, क्योंकि दे आर सीइंग दैट थिंग कि हाँ अपन को BSR बढ़ानी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बाकी चीज़ें, सीमेंट बढ़ रहा है, लेबर के कॉस्ट बढ़ रहे हैं सर। तो जो अभी भी जो 400 रुपये लेके आप कैलकुलेट कर रहे थे आइटम कॉस्ट, वो अब इंक्रीज़ हो गई है। 50% कॉस्ट ऐसा है जिस पे देयर इज़ नो GST, डीजल हुआ, लेबर हुआ, ये सब, और 50% ऐसा है जिस पे GST है, बिटुमेन हुआ, सीमेंट हुआ, स्टील हुआ। तो 50% पे आप GST नहीं दे रहे हो और आप बढ़ा भी रहे हो, तो मेरे ख्याल से ये सारी पॉलिसीज़, माइनिंग की अगेन पॉलिसीज़, तो ये सब मेरे को
लगता है थोड़ा बैलेंस आना चाहिए। तो देखा आपने किस तरीके से जो एक बात सोची जाती थी कि ठेकेदार भी दूध के धुले नहीं हैं, उसका एक सच जो सामने ये भी आया है कि अगर नियमों में सरलीकरण होता है, जब डबल इंजन की सरकार है, कड़ी से कड़ी जुड़ चुकी है, केंद्र में यहाँ भाजपा की सरकार है, तो जो मध्य प्रदेश का कानून है, जो हरियाणा का कानून है, वो भी यहाँ लागू हो सकता है, तो कम से कम ठेकेदारों को जीएसटी में सरलीकरण में लाभ मिल सकता है। एकल खिड़की नहीं होने से परेशानी होती है, अगर एकल खिड़की हो जाए, ठेकेदारों की समस्या एक ही खिड़की पर हो जाए, तो लगता है कोई राहत मिल सकती है। राजस्थान सरकार के जितने बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ जहाँ भी ठेका पद्धति से कामकाज होता है, वहाँ देर क्यों होती है, भुगतान में देर क्यों होती है, निर्माण कार्य में देर क्यों होती है, और क्वालिटी गुणवत्ता पर सवाल क्यों उठते हैं, इनके जवाब आपको जिस तरीके से आप लोगों ने दिए हैं उसमें तो मिल ही जाएंगे, मगर जहाँ साइलेंट है, जहाँ कुछ नहीं बोल पाए हैं, आप जवाब खुद समझ सकते हैं। मगर आज की समस्या का समाधान तब हो सकता है जब सूबे के मुखिया जो संबंधित अधिकारी उनके साथ बैठ करके संवेदकों से, जिनको ठेकेदार कहते हैं, जिनको शिल्पकार कहते हैं, जिनको शिल्पी कहते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान पर अगर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करेंगे तो ये इसी तरह से रहेंगे। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, कोई ठेकेदार छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, मगर इनको सरकार का अगर करोड़ों का ठेका मिलता है, काम करने के लिए पैसा तो लाना ही पड़ेगा। वो पैसा सरकार नहीं देती है, वो या तो बैंक देता है, बैंक को वापस चुकाना भी होता है, और जब तक पेमेंट लेट होता है, आगे से आगे लेट होता है, तो काम प्रभावित होते हैं, और बाद में लोग सोचते हैं कि खूब सारा खजाना मिलता होगा, मगर तब तक वो जब तक जितना मिलता है वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता है, और लाभ के नाम पर बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बचता। सवाल यह है कि क्वालिटी गुणवत्ता के काम अगर करवाने हैं तो कम से कम एक ठेकेदार वर्ग जो है, जो रीढ़ की हड्डी विकास कार्य की कहा जाता है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में हमने जो ठेकेदार एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों से बातचीत की, ठेकेदारों से और यूथ से भी बातचीत की। आने वाले समय में किसी और विषय के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।